जान लेते हैं कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन और क्या होता है टू वेरिएबल्स, दो चरों वाले रैखिक समीकरण क्या होते हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए ये जो x और y है इन्हीं को बोलते हैं वेरिएबल या फिर चर। तो यहाँ पे कितने आए टोटल 1 और 2, इसलिए यहाँ पे इसको बोलेंगे दो चर या फिर टू वेरिएबल वाला। फिर बात करते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है कि यहाँ पे x और y की मैक्सिमम पावर क्या है 1। जब भी पावर 1 होती है तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। यहाँ पर अगर स्क्वायर आ जाता तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं रहती। तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई है आपकी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन भी है और साथ में इसमें वेरिएबल 2 है, तो ये टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन हुई, दो चरों वाली एक रैखिक समीकरण। अब आगे बढ़ते हैं कि एक और वर्ड यहाँ पे आता है कि असमीकाएं या फिर इनइक्वलिटीज क्या होता है। तो बस इतना सा फर्क है कि ये जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 लिखा है, तो इक्वल की जगह अगर मैं ये लिख दूं ग्रेटर इक्वल 0, लेस इक्वल 0, ग्रेटर देन, लेस देन 0, अगर ऐसा कुछ आ जाए इक्वल की जगह, तो इन सब साइन को क्या बोलते हैं इनइक्वलिटीज या फिर हिंदी में बोले तो असमीकाएं। बस इतना सा फर्क है, ठीक है। अब कुछ थ्योरी सेक्शन के पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है क्या, वो ये है कि आपको दो लीनियर इक्वेशन दे रखी होगी और पूछा जाएगा कि क्या इन दोनों लीनियर इक्वेशन से सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं, हल कैसे हो रहे हैं। मतलब कि क्या अनेक हल आ रहे हैं, क्या यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है या फिर जीरो सॉल्यूशन हो रहा है। तो यहाँ पे ये कैसे डिसाइड करेंगे ये सब, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको इक्वेशन दे रखी होगी, तो मैं एक बार दो लीनियर इक्वेशन लिख देता हूँ, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये पहली लीनियर इक्वेशन, और दूसरी लीनियर इक्वेशन आपकी b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ऐसे ही दो इक्वेशन दे रखी होगी और आपको यहाँ पे पूछेगा कि सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन का नेचर क्या है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो आपको ये करना है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 निकाल के रख देना है। अब ये क्या होता है, यहाँ पे a1 क्या है, पहली इक्वेशन, पहली लीनियर इक्वेशन का x का कोफिशिएंट, ठीक है, और a2 क्या है, दूसरी लीनियर इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, गुणांक बोले हिंदी में तो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसे कैसे y का कोफिशिएंट या गुणांक बोले तो पहली इक्वेशन में वो है b1 और दूसरी इक्वेशन में b2 और ये आपका कांस्टेंट c1 और c2। तो यहाँ से आपको उठाना है वैल्यू, अगर नेगेटिव है यहाँ पे तो नेगेटिव में उठानी है। ये ज़्यादा क्लियर होगा जब हम आगे क्वेश्चन करेंगे, अभी बस इतना ध्यान रखो, यहाँ से वैल्यू उठानी है और ऐसे रेशियो निकाल के रख देना है, ठीक है, अनुपात निकाल के रख देना है। फिर आपको क्या करना है कि केस वन अगर आपका ये जो अनुपात आया है, रेशियो आया है, वो तीनों रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, ऐसा अगर आ जाए तो यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या फिर अनेक हल होंगे, यहाँ पे लिख देंगे हम। तो क्या लिख देंगे ऐसी कंडीशन में कि यहाँ पे अपने पास इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन और हिंदी में बोले तो अनेक हल होंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, जब भी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे अपना ग्राफ कैसा आएगा, ग्राफ हमेशा ऐसा आएगा कि जैसे ये आपका क्वाड्रेंट एक्सिस है, तो यहाँ पे जो दो इक्वेशन यहाँ पे जो ड्रॉ करेंगे इन दोनों इक्वेशन को, वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाएगी, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर ही होगी ये, तभी तो हर समय एक दूसरे को काटेगी और क्या देगी, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई दो लाइन होंगी, इनका ग्राफ ऐसे होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर बोले कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट, तो आपको मैं बता दूं एक पॉइंट कि कंसिस्टेंट ये होता है कि अगर दो इक्वेशन एक बार भी काट दे, मिनिमम एक बार भी, तो वहाँ पे सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, और हिंदी में बोले तो संगत हल होगा, ठीक है। एक बार भी कर दे मिनिमम तो बहुत, और मैक्सिमम कितनी भी बार काट सकती है, जैसे कि ये केस है, इसमें तो इन्फिनिटी बार ही एक दूसरे को काट रही है। तो यहाँ पे क्या लिख दूं मैं कि सॉल्यूशन जो होगा वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट, और हिंदी में बोले तो संगत। तो कंसिस्टेंस सॉल्यूशन फिर संगत हल।
तो ये इतनी सी कहानी है इसकी। अब आगे बढ़ते हैं, केस 2 लेते हैं। केस 2 में मैं बात करता हूं कि अगर आपका ऐसा आ जाए, ये हो जाए नॉट इक्वल आपस में और ये हो जाए इक्वल, तब इस केस में आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक सॉल्यूशन होगा, और हिंदी में बोले तो अद्वितीय हल। यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय। अद्वितीय मतलब सिर्फ एक। देखो अभी बताता हूं मैं इसका क्या मतलब हुआ। यहाँ पे मतलब ये हुआ कि यहाँ से दोनों लाइनों को जब आप सोल्व करके यहाँ पे हल निकालोगे, उसमें सिर्फ एक सॉल्यूशन आएगा इसका। यहाँ फिर ग्राफ में बात करें तो यहाँ पे जो दोनों लाइनें आएगी वो सिर्फ एक बार एक दूसरे को काटेगी। तो एक बार काटेगी तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, तो उसी को यूनिक सॉल्यूशन या फिर अद्वितीय हल बोलेंगे। और यहाँ पे बात करें कि कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, तो यहाँ पे एक बार कट गई, इसका मतलब मिनिमम एक बार कटनी चाहिए। हाँ, वो सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी क्या लिख दूँ, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो संगत हल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस क्या है, केस 3। केस 3 में अगर इन रेशियो अनुपात के बीच में ये दोनों तो आपस में इक्वल हो जाए और ये लास्ट में अनइक्वल हो जाए, तब यहाँ पे क्या कह दूंगा मैं, यहाँ पे कह दूंगा सॉल्यूशन मिलेगा ही नहीं इसका। ठीक है, नो सॉल्यूशन वाला केस हो जाएगा। कैसे सर नो सॉल्यूशन कैसे होगा? यहाँ पे ग्राफ में अगर बात करें तो ये लाइन अगर मान लो पहली है तो दूसरी लाइन इसके एकदम पैरेलल जाएगी। बताओ, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल होगी तो कहीं जाके कटेगी क्या? कभी नहीं कटने वाली। कटेगी नहीं तो सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरेलल होगी दोनों लाइनें, और सॉल्यूशन कैसा होगा, नो सॉल्यूशन। हिंदी में बोले तो कोई हल नहीं। अब कौन बताएगा यहाँ पे कि सॉल्यूशन यहाँ पे कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? आपको पता चल गया है कि कटने ही नहीं वाली है कभी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, और हिंदी में बोले तो असंगत सॉल्यूशन, असंगत हल। बस इतनी सी चीज़ थी जो आपको ध्यान रखनी है। अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ओके, देखो एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख दिया है। आप जिस मीडियम से है वो क्वेश्चन रीड कर लो, मैं दोनों ही रीड कर लेता हूँ। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 C1/C2 फाइंड आउट वेदर देयर पॉइंट्स whether pairs of linear equation are consistent or inconsistent। बस इतना सा बताना है। अनुपातों A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत। तो देखो बिल्कुल आसान। सबसे पहले तो ये दो आपके पास क्या दे रखी है, लीनियर इक्वेशन। तो उसको पहले उस फॉर्मेट में लेके आओ। कौन सा फॉर्मेट सर? A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में। तो कैसे लाएंगे सर? इसको क्या करो, पहली इक्वेशन लेते हैं ना। पहली इक्वेशन क्या है आपकी, 2x माइनस 3y इक्वल टू 8। इसको इधर ले आओ। इसको जैसे इधर लाओगे तो आपको पता है कि प्लस का 8 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8। तो अब देखना, ये पहली इक्वेशन है, इसको कंपेयर कराते हैं। अगर A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से, तो यहाँ से A1 की वैल्यू तो आ गई 2 और B1 की वैल्यू आ गई -3 और C1 क्या कह दूँ, -8। इतनी सी बात समझ में आई? ओके, दूसरी इक्वेशन लेते हैं अब। 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। अब ये 9 को इधर लेके आओ एक बार। तो 9 को जैसे इधर लाऊंगा तो -9 हो जाएगा। अब ये दूसरी इक्वेशन है तो इसको कंपेयर किससे कराएंगे, इससे। ठीक है, तो यहाँ से अब बताओ, देखो मैंने कैसे कंपेयर कराया, यहाँ पे मैंने समझ गए होंगे वैसे तो। x के कोफिशिएंट को आपस में कंपेयर कराएंगे तो पता चला A1 की वैल्यू तो हो गई 2
और यहाँ पे y के कोफिशिएंट को कंपेयर किया, गुणांकों को कंपेयर किया, तो पता चला कि यहाँ पे जो b1 की वैल्यू है -3 है, माइनस को भी साथ में लेना है, ठीक है। और c1 की वैल्यू सिंपल आपकी -8 हो जाएगी, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे भी एक बार समझ लो, x का कोफिशिएंट या गुणांक का जब आप कंपैरिजन करोगे तो यहाँ से पता चल गया a2 की वैल्यू हो गई 4, और y में कंपेयर करोगे तो क्या पता चल गया, b2 की वैल्यू हो गई -6, और c2 यहाँ पे कितना हो गया, -9। तो यहाँ पे अपने पास अब सब पता है, तो a1 b1 c1 भी पता है, a2 b2 c2 भी पता है। अब रेशियो निकालते हैं, ठीक है। रेशियो कैसे निकालते हैं, a1/a2, पहले ये निकालते हैं। बोलो a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो ये अब कट के हो जाएगा 1/2, ओके। अब निकालते हैं b1/b2, तो यहाँ से बोलो b1 की वैल्यू -3, ये देखो ना b1 की वैल्यू, और b2 की वैल्यू बोलो -6। अब यहाँ पे माइनस से माइनस कट गया, और ये देखो 3 और 6 कट के कितना हो जाएगा, 1/2। अब निकालते हैं c1/c2, तो बोलो c1 की वैल्यू ये रही, कितनी है, -8, और c2 बोलो कितना है, -9। अब बताओ ये कटेगा क्या, नहीं कटेगा, बस ये 8/9 हो गया। तो यहाँ से पता चला कि a1/a2 और b1/b2 क्या है, आपस में इक्वल है। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ कि a1/a2 तो इक्वल है b1/b2 के, लेकिन ये नहीं इक्वल है किसके, c1/c2 के। देखो ये 8/9 कहीं 1 कट भी नहीं रहा है, और 1/2 के बराबर भी नहीं है। तो ये रिलेशन कौन सा रिलेशन था अपना, बताओ, ये थर्ड रिलेशन था, केस 3 था अपना। और उसमें क्या बोला था मैंने, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तब आपका सॉल्यूशन होगा नो सॉल्यूशन, हिंदी में बोले तो कोई हल नहीं। तो यहाँ पे ये नहीं पूछा था कि कैसा सॉल्यूशन होगा, अगर पूछ ले एग्जाम में तो ऐसा लिख देंगे, लेकिन अपन को यहाँ पूछा है कि क्या संगत या संगत हल है या असंगत। तो आपको पता है कि कोई हल नहीं है, कहीं एक बार भी नहीं काटेगी, तो आप वो पिछले वाला चार्ट देख लेना एक बार, है ना, तो उसमें पता चल जाएगा कि आपका हल क्या है, असंगत, और इंग्लिश में बोले तो इनकंसिस्टेंट। सॉल्यूशन कैसा हो गया आपका, इनकंसिस्टेंट। तो यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर। तो इजी था, आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको वही डिसाइड करना है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, इसमें भी आपको ये डिसाइड करना है कि इसके हल क्या होंगे, संगत या असंगत, या फिर कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को उठाओ और इस 2 को इधर लेके आओ, ठीक है। आपको पता है कि ये 3x - y, और ये 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का हो जाएगा, और इसको कंपेयर कराना है a1x + b1y + c1 से। तो यहाँ से पता चल गया a1 की वैल्यू तो सीधी सीधी 3 हो गई, b1 की वैल्यू देखना आप, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। तो b1 की वैल्यू होगी -1 के बराबर। बोलो c1 की वैल्यू तो सीधी सीधी पता है, ये रही c1 की वैल्यू, है ना, c1 हो गया -2। अब सुनना, अब यहाँ आ जाओ, यहाँ पे इसको 4 को इधर लेके आओ एक बार। तो यहाँ पे 4 को इधर लेके आऊँगा तो ये हो जाएगी 3x - 2y - 4 = 0। यहाँ से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ a2x + b2y + c2 = 0 से, तो यहाँ से a2 की वैल्यू तो हो गई 6, ये रहा, और b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, अब पता चल गया। y का कोफिशिएंट यहाँ पे b2 है, तो y का कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, तो -2, और c2 की वैल्यू हो जाएगी फिर -4, ओके। अब अपने पास a1 b1 c1 a2 b2 c2 सब है, तो आप क्या करो, एक बार रेशियो निकालो, a1/a2 निकालते हैं। a1 की वैल्यू है आपकी 3, a2 की वैल्यू ये रही, देखो, है ना, वैल्यू पुट कर रहा हूँ बस। तो जैसे ही इसको काटा तो पता चला 1/2 आ गया। आगे बढ़ते हैं, b1/b2, बोलो b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू है -2। अब यहाँ से इन दोनों को माइनस माइनस कट गया और आंसर क्या आ गया, 1/2, ओके। अब निकालते हैं c1/c2।
C1 की वैल्यू है यहाँ पे देखो, C1 की वैल्यू है -2, C2 की वैल्यू -4 और ये भी कट के आ गया 1/2। तो यहाँ से इन तीनों से क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि A1/A2, B1/B2, C1/C2 ये तीनों आपस में क्या आ गए, बराबर। अब अगर ये रिलेशन है तो ये आपका केस 1 था। यहाँ पे केस 1 में क्या था अपना कि जब तीनों ही आपस में इक्वल हो जाए तो यहाँ पे इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या फिर अनेक हल होंगे। लेकिन अपन को क्या बताना है, पहले यहाँ लिख देता हूँ, इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन या फिर अनेक हल। तो आपको ये बताना है संगत है या असंगत, कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। तो अपना सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अनेक हल कब होते थे, जब ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती हुई जाती थी दोनों लाइन। इसका मतलब हर टाइम हर सेकंड एक दूसरे को कट कर रही है, तो मिनिमम एक टाइम कट कर ले तब भी अपने कंसिस्टेंट हो जाता सॉल्यूशन। ये तो काफ़ी बार कर रही है, इसका मतलब सॉल्यूशन क्या हो गया, कंसिस्टेंट, संगत हल। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट, वही सब कुछ डिसाइड करना है। तो सबसे पहले वही काम करते हैं, इसको इधर ले आता तो ये हो जाएगा आपका -2y -2 = 0। इसको वही काम करेंगे, कंपेयर कराओ। तो बोलो A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू -2, C1 की वैल्यू -2। ओके, यहाँ तक तो सबको आ गया। अब इसको भी क्या करो, इधर लेके आओ। तो प्लस का 5 इधर आके क्या हो गया, -5। इसको कंपेयर कराओ A2x + B2y + C2 = 0 से। तो बोलते चलो अब A2 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 4, B2 की वैल्यू बोलो क्या आ गई, ये रही देखो। y के कोफिशिएंट को कंपेयर कराना है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू क्या आ गई -4, C2 की वैल्यू ये रही, C2 की वैल्यू -5। इतना सब कुछ कर लिया हमने। तो अब काम करते हैं A1/A2 निकालते हैं। तो बोलते चलो फटाफट, A1 की वैल्यू 2, A2 की वैल्यू 4, कट के हो गया 1/2, B1/B2। B1 की वैल्यू -2, देखते चलना ना ऊपर, और B2 की वैल्यू -4, ये भी कट के हो गया 1/2। C1/C2 बोलो, C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू -5। अब ये कुछ भी कर लो कटेगा ही नहीं, और आंसर क्या आया 2/5। तो इन सब से मैं क्या कंक्लूड निकाल सकता हूँ कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के। देखो 1/2 के दोनों बराबर है, लेकिन ये अलग आ गया। इसका मतलब क्या लिख दूँ मैं, ये तो आपस में इक्वल है और ये अनइक्वल है, ठीक है। C1/C2 इन दोनों में से किसी के भी इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा केस आता है तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्यूशन कैसा आएगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं। जब कोई हल नहीं तो अपना आंसर भी क्या आएगा, असंगत, एक बार भी नहीं कटेगी अब दोनों लाइनें, ठीक है। या फिर इनकंसिस्टेंट। तो इनकंसिस्टेंट क्या हो गया इसका सॉल्यूशन, आंसर। तो देखो बिल्कुल आसान है। अब इसका ही लास्ट पार्ट कर लेते हैं, पार्ट 4। वो क्या है देखो, इसमें देखिए आपको क्या दे रखा है कि 4/3x + 2y = 8 एंड 2x + 3y = 12। यहाँ पे अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किससे, A1x + B1y = C1, और इसको कंपेयर करूँ A2x + B2y = C2, तो यहाँ पे अपने को एक सीधा रिलेशन मिल जाएगा। कंपेयर करने से पता चल जाएगा कि A1 की वैल्यू क्या है 4/3। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि A1 तो हुआ, x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 4/3, और B1 क्या हुआ, y का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो 2 हुआ, और लास्ट C1 क्या हुआ आपको पता ही है 8। ओके, यहाँ पे हो जाएगा 2, सेम चीज़ है ना। अब तो आ गया होगा,
B2 होता है y का कोफिशिएंट कंपेयर, या देखो B2 y का कोफिशिएंट है तो यहाँ पे भी y का कोफिशिएंट 3, तो ओके 3 ये लग दिया 3, ओके। और बचा हुआ जो C2 है अपना वो हो जाएगा अपना 12। अब सीधा लिखते हैं, सबसे पहला काम क्या करते हैं कि A1/A2, तो यहाँ से देखा तो पता चला 4/3 A1 ये रहा, और A2 जो है 2, तो यहाँ से जैसे ही सोल्व किया यहाँ से सीधा काट सकते हैं 4 से 2, तो आंसर आया 2/3, ओके। अब निकालते हैं B1/B2, तो B1 आपको पता है 2 है, B2 है 3, ये तो ख़त्म। अब है C1/C2, C1 है 8 और C2 है 12, 4 से काट सकते हैं ना 3, तो देखा तो पता चला कि ये 2/3, ये 2/3, ये भी 2/3, इसका मतलब रिलेशन क्या आ गया, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ से अपने को पता चल गया, यही बताना था कि सॉल्यूशन कैसा होगा, कंसिस्टेंट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हुआ इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन, और क्योंकि इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन पे दो लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती है, इसका मतलब कट तो करेगी डेफिनेटली, तो इसका मतलब यहाँ पे कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलेंगे। तो इसका आंसर हो गया कंसिस्टेंट।